आप लोग थके तो नहीं? कैसा जा रहा है लेक्चर? समझ आ रही हैं चीजें? क्या है, आप लोग थके तो नहीं? कैसा जा रहा है लेक्चर? समझ आ रही हैं चीजें? सही सही सही। नहीं, बिल्कुल आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त। तो मेरा ख्याल है कि मैं भी देखें टाइम ले रहा हूँ आप लोगों को, ताकि टाइम में नहीं आप लोगों को रश इन नहीं कर रहा कि बस जस्ट जो है वो जान छुड़ानी है और ये वो। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना वो आप लोगों को याद हो जाए इस लेक्चर के दौरान और किस तरीके से पेशेंट्स देखने हैं, चीजें देखनी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियो, तो आपको पता है, और ये कॉमन प्रैक्टिस में है, चाहे हम जीपीज हैं, चाहे हम जो है वो एमओज हैं, कुछ भी हैं, हम किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, या इवन हम हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हम स्टाफ हैं, कुछ भी हैं। और हर घर में भी अल्लाह माफ करे कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, तो इसलिए हम लोगों को जो है ना इसको डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए। एनीवे, बहरहाल आई एम अगेन रीस्टार्टिंग टुडेस टॉपिक। ओके। ओके। सो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, टिपिकल एंजाइना, अगेन सेम डेफिनेशन आ गई, टू क्राइटेरिया, वन क्राइटेरिया। अब ये जब पीपीटी आप लोगों को मिलेगी तो आप लोगों को जो अच्छी टेबल लगे आप उसमें से याद कर लीजिएगा। मैं इसलिए आप लोगों के लिए दो तीन रेफरेंसेस, दो तीन टेबल्स डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो इजी लगेगी। तो समटाइम हम चीज जब बार बार रिपीट कर रहे होते हैं तो मेमोराइज करने में हमें आसानी होती है। ठीक है, अच्छा। एम आई मायोकार्ड इन्फार्क्शन को मैनेज कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक्यूट मैनेजमेंट में मोनाथेरापी कॉमन है। मोनाथेरापी याद कर लें। ठीक है, मोनाथेरापी। एम से मॉर्फिन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रेट्स एंड ए से एस्प्रिन। ठीक है, तो मोनाथेरापी इज द मैनेजमेंट, इज द एक्यूट मैनेजमेंट। अच्छा, अब इसमें से देखें बहुत सारी चीजें जो खास तौर पे ये लोग इंटरेस्टेड हैं कि जो बीएचयू में या इवन हम घर पर हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हमें क्या कर सकते हैं बेसिक फर्स्ट एड मैनेजमेंट में। मॉर्फिन तो बीएचयू पे अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है ना, पेरिफेरीज में अवेलेबल होगी, जल्दी से ये मैं बता दूं, मगर वो इम्पोर्टेंट भी इतनी नहीं है कि आप फटाफट जो है पेशेंट को पेन। हाँ, लेकिन मॉर्फिन के कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, वो आप दे सकते हैं, जैसे कि किन्स की इंजेक्शन, किन्स के नाम से आती है, नेल्ब्यूफिन, वो भी मॉर्फिन के ही डेरिवेटिव्स हैं ये जो आते हैं, किन्स की टोर इंजेक्शंस हैं। किन्स तो बहुत फेमस है, आप सब लोगों को मालूम होगा। तो बहरहाल उसके अल्टरनेटिव के तौर पे हम चाहें तो फिलहाल फर्स्ट के तौर पे दे सकते हैं कि किन्स और मेटाकिलोन को मिला के हम लोग दे रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग इमरजेंसी में काम करते हैं, कि मेटाकिलोन मिला दो और ट्रेमाल का इंजेक्शन मिला दो। ट्रेमाल भी आपका जो है जो ट्रेमाडोल जो है वो भी आपका मॉर्फिन डेरिवेटिव है। ये सारे हमारे ओपियाइड हैं, तो मॉर्फिन के डेरिवेटिव में इसलिए हम अक्सर दे रहे होते हैं कि ट्रेमाल और मेटाकिलोप्रोमाइड, मेटाकिलोन का इंजेक्शन मिला दो। ठीक है, तो ये वही चीज है कि इट इज एक्चुअली फॉर टू गिव द पेशेंट रिलीफ। एंड मेटोक्लोप्रोमाइड एंटीमेटिक के तौर पे देते हैं, क्योंकि आपको पता है एमआई का पेशेंट में वोमिटिंग या नोजिया फील हो सकता है। ऑक्सीजन, अब ये लेटेस्ट गाइडलाइन है। ठीक है, ऑक्सीजन पहले हम 100% दे रहे होते थे। ठीक है, बस जो भी पेशेंट आया एमआई के साथ हमें ऑक्सीजन देनी है, मगर अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, उसमें यह है कि जब आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 94% होगी तो आपको ऑक्सीजन देनी है। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट की सेचुरेशन, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनकी सेचुरेशन मेंटेन होती है, कोई इशू नहीं है, 95 प्लस होगी। जब 95 प्लस है तो यू डोंट हैव टू गिव द ऑक्सीजन। हाँ, नाइट्रेट्स इंपॉर्टेंट है। जीटीएन, गिवन टू वेजोडाइलेट द वेन्स एंड रिड्यूस प्रीलोड ऑन द हार्ट। ठीक है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है ना, एमआई में क्या होता है, ऑब्वियसली आपका, क्योंकि जब ब्लॉकेज आ गई तो आपको पीछे, जब आप किसी पाइप को ब्लॉक कर देंगे तो पीछे प्रेशर तो बढ़ेगा। ठीक है, तो उस प्रेशर को, पीछे वाले प्रेशर को क्या कहेंगे? आपको पता है कि प्रीलोड का, प्रीलोड हम किसको कहते हैं? प्रीलोड हम कहते हैं जो हमारा वेनस रिटर्न है, वेनस रिटर्न टू दी हार्ट। ठीक है, तो जब आगे ब्लॉकेज आ गई तो आफ्टर लोड कहाँ से जनरेट करता है? प्रीलोड और आफ्टर लोड दो बड़ी कॉमन टर्म कार्डियो में यूज होती है। प्रीलोड हम कहते हैं वेनस ड्रेनेज को, वो लंग्स में जाएगा, हमारा ब्लड, नॉर्मल फिजियोलॉजी हम सब लोगों ने पढ़ी हुई है। देन उसको वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको फिर आगे बॉडी को सप्लाई होता है। तो एनीवे, तो जीटीएन क्या काम करता है? सबलिंगुअल ग्लाइसराइल ट्राई नाइट्रेट या एनजीसिड,
एनजीसिड की टेबलेट बड़ी फेमस है, आप सब लोगों को मालूम है, ठीक है। एनजीसिड जबान के नीचे रखने वाली गोली क्या करेगी, वो वेजोडाइलेट करेगी वेन्स को और प्रीलोड को रिड्यूस करेगी, क्योंकि पीछे से प्रेशर आ रहा है, आगे से ब्लॉकेज है, कहाँ जाएगा, तो रिलीफ तो करना है ना। ब्लॉकेज, ब्लॉकेज के ही तो एमआई कह रहे हैं आप लोग, ब्लॉकेज आया है, ठीक है। अच्छा एस्प्रीन है, लोडिंग डोज ऑफ 300 मिलीग्राम। डिस्प्रीन की गोली जो है ना बहुत सस्ती गोली है, हर घर में पड़ी भी होती है। डिस्प्रीन की गोली सिर्फ हेडेक के लिए नहीं है, ठीक है। हमारे पास तो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट सिर्फ हेडेक की चलती है, 2 गोली डिस्प्रीन खाएं। 2 गोली का मतलब है 600 मिलीग्राम, ठीक है ना, पानी में डिजोल्व करें और हेडेक आपका गाइड। ये एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट चलती है, आप सब लोगों को पता है, हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल एस्प्रीन जो है वो 600 मिलीग्राम, तो मतलब वो पानी में डाल के उसको घोल के दे देते हैं कि भाई आपका हेडेक खत्म। हम 300 मिलीग्राम जाके तो जो है वो एमआई में दे रहे हैं, सोचें आप, ठीक है। और आप सब लोगों को पता है कि एस्प्रीन एसिडिटी बढ़ाती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जीआई प्रोटेक्टिव भी नहीं होती। तो 600 मिलीग्राम तो आपका मैदे का बेड़ा गर्क कर देगी, पेप्टिक अल्सर के मरीज का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर देगी। खैर बहरहाल इसमें 300 मिलीग्राम हम देते हैं च्यूएबल। ये याद रखिएगा, डिस्प्रीन जब आप लोग इमरजेंसी में या बीएचयू में या घर में किसी को देंगे, ठीक है ना। अब इसको उल्टा पढ़ें आप, ये ऊपर से आपने मोनोथेरापी तो मैंने याद करा दिया, लेकिन अब जो लोग घर में है, अल्लाह ना करे हमारे किसी रिलेटिव को या हमें किसी घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, या इवन बीएचयू पे हो जाए, बीएचयू पे आपके पास फर्ज करें कि एनजीसिड भी नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन भी नहीं है, आपके पास मॉर्फिन भी नहीं है, ठीक है, तो अब आप कैसे मैनेज करेंगे। अब बचा एस्प्रीन, कुछ हो ना हो बीएचयू में या घर में डिस्प्रीन होती है, ठीक है ना, डिस्प्रीन तो होती है। तो अब आप इसको उल्टा पढ़ें, मोनाथेरापी को आप यहां से शुरू करें कि आपको डिस्प्रीन तो देनी है कम से कम, ठीक है ना। पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, आपने कहा कि पेशेंट दिस दिस कुड बी, आपने एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना ली कि दिस कुड बी एनएमआई। रिस्क फैक्टर्स हैं, पेशेंट चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन आपने एवेलुएट किया, आपको लगा कि ये एमआई हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है आपको, ठीक है। मान लिया हो सकता है कि एमआई ना भी हो, चलें लेट सपोज आपने मान लिया कि एमआई ना भी हो आगे जाके, लेकिन आपने प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस बना लिया। तो आप क्या करेंगे, एस्प्रीन तो हर जगह पड़ी हुई है ना, एस्प्रीन आप देंगे पेशेंट को, कहेंगे डिस्प्रीन चबाएं, चबा कर खानी है, ठीक है, चबा कर खानी है, बाद में पानी पीना है, ठीक है, पानी में घोल के या उसको पानी के साथ उसको लेना नहीं है। चबाने से क्या होगा कि उसकी जो एब्जॉर्प्शन है सबलिंगुअल वो जल्दी होगी, ठीक है। इसको हम च्यूएबल डिस्प्रीन भी कहते हैं, और नॉर्मल डिस्प्रीन की बात है, ये कोई अलग से कोई डिस्प्रीन नहीं है, नॉर्मल बिलू पत्ते वाली 1 रुपए की गोली, 2 रुपए की गोली आती है, आप देखें ना, इससे चीप क्या होगा। और ये भी मजे की बात बता दूं आपको कि 30% केसेस में अगर ये टाइमली दे दी जाए, तो 30% केसेस में एमआई की जो है ना, पेशेंट की ब्लॉकेज, यकीन करें, रिकेनालाइज्ड वेसिल, हम कहते हैं कि वेसिल के अंदर जो खून का लोथड़ा, ठीक है, थ्रम्बस जो बना था, जिसने ब्लॉकेज की थी आर्टरी की, वो खुल जाती है। 30%, आप सोचें बहुत बड़ा रेशो है सिर्फ एक डिस्प्रीन की गोली से। तो जो है वो डिस्प्रीन इंपॉर्टेंट है। और इवन मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप फर्ज करें कि एमआई आपका ना भी निकले, आपकी प्रोविजनल डायग्नोसिस गलत भी हो गई, बट आपने टाइम सेव कर लिया पेशेंट को, जब तक आप आगे तक लेकर जा रहे हैं या फर्दर एवेल्युएट करा रहे हैं, फर्दर चीजें कर रहे हैं, आप डिस्प्रीन दे दें, ठीक है, कुछ नहीं होगा। 2 गोली डिस्प्रीन वैसे भी तो खा रहे हैं ना सर के दर्द के लिए, तो एक गोली चबाकर हम नहीं दे सकते एमआई को बचाने के लिए, कॉमन सेंस है ना, ठीक है। तो आप दे सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं ये तो एमआई नहीं है, अब इसमें डिस्प्रीन कैसे दें, इसमें कुछ और हो गया, कुछ ये हो गया, इस तरीके की चीजें आपको नहीं सोचनी, आपको बेसिक मैनेजमेंट करनी है, ये मैं बेसिक मैनेजमेंट वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इमीडिएट मैनेजमेंट देखें, हार्ट अटैक की क्या होगी, मॉर्फिन, मोनाथेरापी, मोनाथेरापी, ठीक है। यहाँ 325 है, अचीवेबल, लाइफ सेविंग, ये देखें यहाँ क्लियर हो गया, ये लाइफ सेविंग है। हमारे पास जो डिस्प्रिन आती है 300 मिलीग्राम में आती है, बाहर के कंट्रीज में 325 मिलीग्राम वाली आती है, ठीक है। या एस्पिरिन की कुछ फॉर्मुलेशन 325 में आती है, 300 मिलीग्राम ही ऑलमोस्ट जो है वो रिकमेंडेड है, ठीक है। मगर ये च्यूएबल, च्यूएबल, ठीक है, लाइफ सेविंग है, ये लाइफ सेविंग है। सब लिंगुअल फॉर चेस्ट पेन, नाइट्रोग्लिसरीन एंजीसिड है तो आप जबान के नीचे रखें, लेकिन वो भी आपको एक चीज देखनी है कि पेशेंट के प्रेशर्स देखने हैं, पेशेंट को वाइटली चेक करना है। हर घर में ब्लड प्रेशर का आला बीएचयू में होता है, आप लोगों को पता है, तो उसमें आप जब बीपी का देखेंगे तो पेशेंट के प्रेशर्स अगर लोअर साइड पर नहीं है तो आपको ये जबान के नीचे गोली रखनी है। लेकिन अगर एमआई का पेशेंट, आप प्रोविजनल डायग्नोसिस बना रहे हैं, चेस्ट पेन है, आपको लग रहा है कि ये एमआई है, आपको लग रहा है कि मुझे मोना थेरेपी देनी चाहिए, मोना में आपको मॉर्फिन आपके पास अवेलेबल नहीं है,
ठीक है। तो फिर आप किन्स का इंजेक्शन देंगे, मेटाक्लोन देंगे, ट्रेमाल देंगे, जो भी देंगे उसका अल्टरनेटिव। सेचुरेशन आप देखेंगे कि ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 90%, कहीं 94 मेंशन है, कहीं 90% है, एनीवे 94 आप लोग लें। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन की नीड होगी, अदरवाइज ऑक्सीजन की नहीं है। लेकिन जब वो टर्शरी केयर में पहुंच जाएगा तो वहां तो मॉर्फिन भी पड़ी हुई होगी, ऑक्सीजन भी, ये सब चीजें हैं। ठीक है ना। तो नाइट्रोग्लाइसरीन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एनजीसीड की गोली भी हर घर में ऑलमोस्ट तकरीबन रख सकते हैं हम लोग, मगर उसके लिए प्रेशर्स देखने हैं। अगर 130 के प्रेशर्स हैं, 130 या उससे ऊपर के प्रेशर्स हैं, तो आप सब लिंगुअल जो है वो टेबलेट रखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्रेशर्स ही ऊपर के 100 हैं, एमआई में प्रेशर्स डाउन भी होते हैं। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, आरवी इन्फाक्ट के साथ जो पेशेंट होते हैं उनके प्रेशर्स डाउन होते हैं, तो उसमें नहीं देना, उसमें तो ये कंट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ये प्रेशर ड्रॉप करेगी। ठीक है ना। तो आप जब पेशेंट के वाइटल चेक करेंगे और ब्लड प्रेशर उसका पहले ही ऑलरेडी ऊपर 100/60 आ रहा है, लेट्स सपोज, तो 100/60 के प्रेशर पे आपने नाइट्रोग्लिसरीन दे दी, सबलिंगुअल 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, तो चेस्ट पेन तो पेशेंट का अलग बात है, पेशेंट आपका चला जाएगा शॉक में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यही चीज डिस्क्रिमिनेट करती है हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, नॉर्मल जो है, जो लोग जो क्वेक्स बैठे हुए हैं उनसे। ठीक है ना, क्वेक्स को ये चीज नहीं मालूम, उनको बस यही मालूम है कि जबान के नीचे गोली रख दें, अटैक आ गया है, चेस्ट पेन हो गया है। ठीक है ना, बस तो एस्प्रिन लाइफ सेविंग है। समरी, ये गाइडलाइंस है, हमारी कार्डियो की गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है ना, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक टेबल मैंने आप लोगों के लिए डाल दी। ऑक्सीजन कब देनी है, क्या करना है, ये देखो। अब ये गाइडलाइन है, एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन ओनली विथ ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 90%। अगर 90% सेचुरेशन से कम है, अच्छा, अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है पेशेंट का, या अदर हाई रिस्क फीचर्स है, आप हाइपोक्सीमिया, पेशेंट ब्लू हो रहा है, पेशेंट को जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, पेशेंट की सेचुरेशन लेस देन 90 आ रही है, तो ये क्लास 1 है। ठीक है, इसको हम क्लास 1 कहते हैं। क्लास 1 मतलब होता है कि लाजिमो मलजूम। ठीक है, ये समझ लें आप, फर्ज है, फर्ज, फर्ज है ना, फर्ज, फर्ज हम करते हैं कि ये फर्ज नमाज है और ये सुन्नत है, तो ये समझ लें फर्ज नमाज है ना, ये फर्ज हो गया, यहाँ पर आपको देना है। ऑक्सीजन सप्लीमेंटल आप तभी देंगे जब सेचुरेशन इतनी होगी, पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हो, फीचर्स हो, लेकिन अगर पेशेंट की सेचुरेशन मेंटेन कर रहा हो तो आपको ऑक्सीजन जो है वो नहीं। फिर ग्रीन में, ठीक है, नाइट्रेट्स क्या करेंगे, एडमिनिस्टर सबलिंगुअल जीटीएन एवरी 5 मिनट इनटू 3 फॉर कंटिन्यूइंग इस्कीमिक पेन एंड देन असेस नीड फॉर आईवी एनटीजी। ठीक है, क्या फर्क है, कह रहा है कि भाई ये भी लाजिम मलजूम और फर्ज है आपके ऊपर कि आप नाइट्रेट दें। ठीक है, सबलिंगुअल दें, कितनी नाइट्रेट दें, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, हर 5 मिनट के बाद, अगर पेशेंट को आपने जबान के नीचे गोली रखी, पेशेंट का 5 मिनट के बाद आपने असेस किया, पेशेंट से पूछा, पेशेंट ने कहा मेरा चेस्ट पेन रिलीव नहीं हुआ, आप सेकेंड डोज भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेशर चेक कीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रेशर चेक कीजिए। ये ना हो कि फर्स्ट टेबलेट पे प्रेशर ड्रॉप हो गए और दूसरा डोज भी आपने दे दिया हो। कितनी दे सकते हैं, 3 दफा, 3 दफा दे सकते हैं तकरीबन, क्योंकि उसको चेस्ट पेन चल रहा है। ठीक है, सेकंड डोज दिया, सेकंड डोज पे भी उसने वो कहेगा कि मुझे कम हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे चेस्ट पेन है। थर्ड डोज भी आपने दे दिया, रीअसेस किया। लेकिन अगर उसके बावजूद भी 3 डोजेस के बाद भी पेशेंट का चेस्ट पेन कम नहीं हो रहा, तो देन क्या करेंगे, फिर आईवी आईवी जीटीएन पे शिफ्ट करेंगे हम पेशेंट को, ये आपका फर्ज। और एडमिनिस्टर आईवी एंटीजे फॉर परसिस्टेंट इस्कीमिया, हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में भी हम देते हैं आइसोकेट के नाम से, आई थिंक इमरजेंसी में आप सब लोगों ने देखा होगा। तो जो आईवी जीटीएन आती है, आईवी में भी जीटीएन आती है, सबलिंगुअल में एनजीसिड के नाम से आती है, और जो है वो इमरजेंसीज में हमारे पास आइसोकेट के नाम से, हाइपरटेंशन में भी दे रहे होते हैं हम, इस्कीमिया में भी दे रहे होते हैं। जीटीएन का काम है, वेजोडाइलेटर है, वो वेजोडाइलेट करेगी, प्रेशर्स भी कम करेगी, चेस्ट पेन भी रिलीव करेगी। नाइट्रेट्स आर कंट्राइंडिकेटेड विद रीसेंट यूज ऑफ फास्फोडाइएस्टेट। मेल्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल हिस्ट्री आप लेंगे मेल्स में। ठीक है, कि कोई वो वाइग्रा टाइप चीजें तो यूज नहीं कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो वाइग्रा टाइप चीजें यूज कर रहे हैं तो आप उनको नाइट्रेट नहीं दे सकते। ठीक है, दिस इज क्लास 3। क्लास 3 का मतलब है हराम, ये समझ लें सिंपल, ये ग्रीन ग्रीन में आपको है, ये फर्ज है, ये करने हैं काम। ठीक है, और क्लास 3 क्या है कि ये हराम काम है, हार्म। ठीक है, हार्म मतलब के नुकसान है। क्लास 3 रेड कलर में देख रहे हैं आप, ये हमारी क्लासेस, जो कार्डियो से जिन लोगों का लिंक होगा उनको गाइडलाइंस का पता होगा कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, हम कार्डियो में जो गाइडलाइंस पढ़ते हैं
वो मोस्टली इस हवाले से पढ़ते हैं कि क्या चीजें हमें फर्ज हैं जो हमारे ऊपर करनी है, क्या चीजें हमारे लिए हराम है। वो ये क्लास 3 आ जाती है कि मतलब ये आपने किया तो आपने ब्लंडर किया, आपने मतलब बहुत ही गुनाह कबीरा कर दिया, ये समझ लें। तो नाइट्रेट्स आर कंट्राइंडिकेटेड विद रीसेंट यूज ऑफ फास्फोडाइस्टेज इनहिबिटर। फास्फोडाइस्टेज इनहिबिटर वाइग्रा, सिल्डेनाफिल, टेड्राफिल, ठीक है ना, ये इस तरीके की टेबलेट्स जो भी होती हैं, अगर वो यूज कर रहे हैं, कोई पेशेंट को हिस्ट्री है निकलती है। हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। एक कराची के एनआईसीबीडी में तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि जिनमें हिस्ट्री आती है, दुबई से ट्रेवल कर रहे थे, सेक्सुअल मेडिसिन यूज कर रहे थे, एमआई हो गया, ठीक है ना, फ्लाइट में ही एमआई हो गया, लैंड करते ही उनको इमरजेंसी में ले आए। और देन उनकी हिस्ट्री थी कि वो वाइग्रा या ये चीजें ले रहे थे। और देन उसके बाद उनको नाइट्रेट्स ऑब्वियसली हमें नहीं देनी, तो हमें हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनाल्जेसिक थेरेपी में आईवी मॉर्फिन सल्फेट मे बी रीजनेबल फॉर कंटिन्यूड इस्केमिक चेस्ट पेन डिस्पाइट मैक्सिमली टॉलरेटेड एंटी इस्केमिक मेडिकेशंस। आईवी मॉर्फिन जो है ना, एज एनाल्जेसिक हम देते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है ना। अवेलेबल नहीं है तो किन्स भी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन टर्शरी केयर में मॉर्फिन का बड़ा रोल है, और ये क्लास 2 भी है रीजनेबल। क्लास 2A 2B, क्लास 3 क्या है अगेन, most important है। NSAIDs except aspirin should not be initiated and should be discontinued during hospitalization for non-STE-SES because of increased risk of MACE। MACE क्या है? मेजर एडवर्स कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द यूज। सिंपल बहरहाल ये है कि ये चीज हराम है, क्लास 3 है। क्या करना है, क्या हराम है? एनसेड्स, एनसेड्स, एस्प्रिन भी एनसेड है। उसने कहा है कि एस्प्रिन को छोड़ दें आप, एस्प्रिन के अलावा कोई भी एनसेड, और अक्सर हो रहा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, चेस्ट पेन के साथ पेशेंट जो है ना पेन किलर्स ले लेता है, ठीक है। कोई भी अपनी मर्जी से पेन किलर ले लेगा, पोनिस्टान की टेबलेट ले लेगा, केफलाम की टेबलेट ले लेगा, ठीक है ना, नियोप्रोक्स, प्रोक्सिन, कोई भी पेन किलर वो आपको ले लेगा, ठीक है। तो इधर क्लियर है कि भाई दिस इज क्लास 3, यू कैन नॉट गिव एक्सेप्ट एस्प्रिन, ठीक है, शुड बी डिसकंटिन्यू ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। क्योंकि ये क्या करेगा, अगर वो कोई भी टेबलेट ले रहा है तो कोई भी एनसेड्स या कोई भी पेन किलर, जनरल रूल है कि मना है। अगर पेशेंट को एमआई सस्पेक्ट हो रहा है, आप लोग भी कभी भी जो है वो, कभी ब्रोफिन की टेबलेट या किसी भी एनसेड की सिवाय एस्प्रिन के, आप लोगों को नहीं देनी है कोई भी पेन किलर। डाइक्लो के इंजेक्शन लग रहे होते हैं यहाँ तो चेस्ट पेन में, हम लोगों ने देखा है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, क्लिनिक्स में, बीएचयूज में, सब में डाइक्लो लगा दो भाई। भाई डाइक्लो क्या है? तो डाइक्लोफेनिक सोडियम भी आपकी पेन किलर है फिर तो। यहाँ तो क्लियर आ गया ना कि एनसेड्स एक्सेप्ट एस्प्रिन आपकी सब जो है ना वो नुकसानदेह होंगी, और उनको फौरी तौर पर डिसकंटिन्यू करना है, क्योंकि अदरवाइज आपके मेजर एडवर्स कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट्स जो होते हैं, मेस, मेस कहते हैं हम इसको, ठीक है ना, ये इंक्रीज हो जाएंगे। नुकसान है, राइट। रेडिएशन कहाँ कहाँ होती है? नेक में, जॉ में, अपर और लोअर आर्म में, बैक में। आप सब लोगों ने सुना होगा कि जो कार्डियक पेन होता है वो उल्टे हाथ में, लेफ्ट साइड के हैंड में या आर्म में आपका रेडिएट करता है, ठीक है ना। तो ये देखें चेस्ट का है। बिकॉज ऑफ कॉमन ओवरलैपिंग न्यूरल पाथवेज मेनी कंडीशन बोथ कार्डियक एंड एक्स्ट्रा कार्डियक कैन रिजल्ट इन चेस्ट पेन। कार्डियक पेन इज मीडिएटेड थ्रू अपर 5 thoracic ganglia एंड स्पाइनल रूट, ठीक है ना। ये थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी मैंने आप लोगों के लिए डाल दी है कि कौन कौन से डर्माटोम्स हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वो ये पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि रेडिएशन नेक में हो रही होती है, जॉ में हो रही होती है, या अपर और लोअर आर्म या बेक में। क्योंकि यही सिम्टम्स होती हैं मोस्टली कार्डियक पेन की, कि जहाँ का जो कार्डियक पेन होता है वो रेडिएट कर सकता है टुवर्ड्स नेक, जॉ, अपर और लोअर आर्म और बेक। तो उसमें कौन कौन सी रूट्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके अलावा एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं? साइंस क्या क्या मिलेंगे? इम्पेयर्ड मायोकार्डियल फंक्शन। एमआई क्या है? अगर एमआई हुआ किसी को तो उसके बाद आपका मायोकार्डियल फंक्शन इंपेयर्ड हो जाता है, तो उसमें क्या क्या मिल सकता है? पेशेंट एमआई का आपको प्रेजेंट कर सकता है ड्यू इसमें, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड वेगल स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे? बेसिक फिजियोलॉजी आप लोगों को पता है, पेलार, स्वेटिंग, टेकिकार्डिया। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ये इमरजेंसी सिस्टम है जो हमारा एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही कोई बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आएगा, और मायोकार्डियल इंफाक्शन इज इन स्ट्रेस, तो फौरी तौर पे क्या होगा? पेशेंट आपका रेस्पॉन्ड करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, और दिस विल लीड टू स्वेटिंग एंड टेकिकार्डिया। वेगल सिम्टम्स या पैरासिम्पेथेटिक सिम्टम्स के क्या होते हैं? पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम अगर एक्टिवेट होता है उसमें, तो उसमें नोजिया एंड ब्रेडिकार्डिया, तो इसमें मिक्स सिम्टम्स आती हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक की। एनीवे बहरहाल हाइपोटेंशन,
के साथ प्रेजेंट कर सकता है, ओलिगोयूरिया है, कोल्ड पेरिफेरीज है, पेशेंट शॉक में प्रेजेंट कर सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक के साथ प्रेजेंट कर सकता है, रेस जेवीपी होगा, हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट कर सकता है, एमआई आया उसके बाद हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आ जाएंगे, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स में आपके पास रेस जेवीपी है, S3 है, ठीक है ना। ये लंग के अंदर क्रेप्स, ये भी सब फेलियर किए हैं। लंग में क्रेप्स अगर आपको लंग ऑस्कल्टेशन पे मिल रहे हैं तो मोस्ट लाइकली के क्रेप्स आ गए, मींस आपको पता है कि इसमें पल्मोनरी एडिमा में पेशेंट जा रहा है, ठीक है, तो इस वजह से उसको क्रेप्स आ रहे हैं। साइंस ऑफ टिश्यू डैमेज की वजह से फीवर मिल सकता है, पेरिकार्डाइटिस जिसको हम बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो गई, एमआई की कॉम्प्लिकेशंस है, एमआर, पेरिकार्डाइटिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, एमआर का मतलब है माइट्रल रिगर्जिटेशन है, दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई, ठीक है। ठीक है, पेनलेस एसीएस सुना है सब लोगों ने ऑब्वियसली। साइलेंट एमआई हो गया, बड़ा कॉमन है, ठीक है ना। भाई खामोशी से साइलेंट अटैक आया, भाई पेशेंट आपका जो है वो गुजर गया, क्या हुआ तो, ठीक है। किन किन पेशेंट्स में हो सकता है साइलेंट एमआई? भाई एक तो फीमेल्स को हम लोग सीरियस नहीं ले रहे होते, क्यों नहीं ले रहे होते वो मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि फीमेल्स में मोस्टली जो है हमने देखते हैं कि एनजाइटी होती है, दूसरी चीजें होती हैं, तो इसमें हम मिस कर सकते हैं इस वजह से, ठीक है ना। तो फीमेल में, डायबिटिक पेशेंट में तो आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, अच्छा भाई, रिमेनिंग मंडे को करवाते हैं क्लास है 10 भाई, 10 बजे आप लोगों की शायद कोई क्लास है आई थिंक, ठीक है ना। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेक्स्ट आ रहा है कि आप फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आप लोग बहुत लोगों को एतराज ना हो तो देखें, इस एक अच्छा टॉपिक है, डिटेल्ड टॉपिक है, अगर आप लोगों को इसमें मजा आ रहा है तो फिर हम, मेरा ख्याल है मंडे पे इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से, ठीक है। अदरवाइज जो है वो फिर अगर आप कहेंगे तो फिर मैं तो जल्दी भी कंप्लीट करा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। 10 बजे आई थिंक कोई क्लास है, तो आप लोगों का क्या मूड है? आई थिंक हम सही स्पीड से जा रहे हैं, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम ले रहा हूँ।